सुबह जब रोहन उठा तो उसने जल्दी से आंगन में जाकर देखा। रात को जहां साया फटा था वहां काली मिट्टी का एक छोटा धब्बा था, जिसे वन विद्या का सहज ज्ञान गुण ने अशुद्ध दूषित प्राण के अवशेष के रूप में पहचान लिया। उसने छड़ी का उपयोग करके उस मिट्टी को पास के नाले में बहा दिया। नाश्ते के समय मामाजी विनय काका रोहन के शांत और केंद्रित व्यवहार को देखकर हैरान थे। रोहन ने उन्हें रात की घटना के बारे में नहीं बताया, लेकिन साधु की चेतावनी और नदी में मिले काले लोटे का जिक्र किया। देवगढ़ का इतिहास। मामाजी का चेहरा गंभीर हो गया। रोहन, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये देवगढ़ का प्राचीन इतिहास है। मामाजी ने बताना शुरू किया। हमारे गांव के इतिहास में एक अध्याय है जिसे असुरकाल कहा जाता है। सदियों पहले यहां के घने जंगल में एक असुर तांत्रिक रहता था। वो प्राण शक्ति को चुराकर अमरता पाना चाहता था। उसे इस गांव की शुद्ध प्राण ऊर्जा से बहुत ईर्ष्या थी। गांव के ऋषियों ने उसे एक प्राचीन पहाड़ी गुफा में सील कर दिया था, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी थी कि हर 100 साल में जब भी गांव की जीवन शक्ति सबसे मजबूत होगी, तांत्रिक की नकारात्मक ऊर्जा सील को तोड़ने की कोशिश करेगी। रोहन की आंखों में एकाग्रता बढ़ गई। उसने अपने तीव्र अनुकूलन गुण का उपयोग करके इस पूरी कहानी को अपने सिस्टम के लॉग की तरह दर्ज कर लिया। मामाजी, क्या वो काली शक्ति, वो नकारात्मकता वही तांत्रिक है जो जागने की कोशिश कर रहा है? मामाजी ने चिंतित होकर हाँ में सिर हिलाया। उसने नदी को दूषित करने की कोशिश की ताकि हमारी जीवन रेखा कट जाए, और कल रात की तुम्हारी घटना से मुझे लगता है कि अब वो गांवों के घरों पर सीधा हमला कर रहा है। रोहन ने लकड़ी की छड़ी को छुपाकर अपनी पीठ के पीछे रखा। मामाजी, मुझे उस गुफा का रास्ता पता होना चाहिए। अगर हम सील को मजबूत कर सकें तो शायद हम इस संकट को रोक सकते हैं। मामाजी को पहले तो डर लगा, पर रोहन की आंखों में दिखी दृढ़ता ने उन्हें मना लिया। गंतव्य सील की गुफा। मामाजी ने रोहन को जंगल में छिपे हुए उस रास्ते के नक्शे का वर्णन किया जो असुर तांत्रिक की गुफा की ओर जाता था। एक भूल भुलैया जैसा रास्ता जिसे केवल वही लोग जानते थे जिन्होंने उसे सील किया था। रोहन ने तुरंत अपनी तीर्थ यात्रा की एकाग्रता और वन विद्या का सहज ज्ञान गुणों का उपयोग किया। उसने मामाजी के वर्णन को एक 3D मैप की तरह अपने दिमाग में बनाया। वो दोपहर में छड़ी और अपनी मां के बनाए पराठे, जो अब भी अन्नपूर्णा के आशीर्वाद के कारण दिव्य लग रहे थे, लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की परीक्षा। जंगल में घना अंधेरा था। कुछ ही देर में रोहन जंगल की उस सीमा पर पहुंच गया जहां सामान्य लोगों का आना जाना नहीं था। यहां हवा भारी थी। पेड़ों से अजीब सी चीखें आ रही थी। ये हवा से दूषित प्राण ऊर्जा के संकेत थे। वन विद्या का सहज ज्ञान रोहन को हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहा था। इस लता को मत छूना, ये विषैली है, ये पत्थर अस्थिर है, इस पर जोर मत डालना। पूर्व दिशा की ओर जाओ, वहां प्राणिक प्रवाह थोड़ा साफ है। जंगल ने खुद रोहन का मार्गदर्शन किया। जब वो गुफा के पास पहुंचा तो हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि उसकी सांसें जमने लगी। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल था, लेकिन एक मोटी पत्थर की चट्टान से सील किया हुआ था। उस चट्टान पर प्राचीन मंत्र और चिन्ह खुदे हुए थे। नया गुण, पत्थर का गूढ़ रहस्य। रोहन चट्टान के पास गया। वहां का माहौल इतना नकारात्मक था कि उसके बुरी नजर का कवच गुण को भी अपनी अधिकतम क्षमता पर काम करना पड़ा। जैसे ही रोहन ने चट्टान को छुआ, उसके तीव्र अनुकूलन गुण ने फिर से एक ज्ञान की लहर पैदा की। रोहन का दिमाग अब केवल जैविक तत्वों को ही नहीं, बल्कि अकार्बनिक तत्वों के ज्ञान को भी अवशोषित करने लगा। निष्क्रिय गुण 12 प्राप्त। निष्क्रिय गुण 12, पत्थर का गूढ़ रहस्य विवरण। आप पत्थरों, चट्टानों
और खनिजों की संरचना, उम्र और स्थिरता को सहजता से समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि कहाँ दरारें हैं और किस पत्थर को कैसे मजबूत किया जा सकता है। प्रभाव: भवन संरचना की स्थिरता का प्लस 90% आकलन, भूमिगत सुरंगों या छिपी हुई दरारों की पहचान। रोहन को तुरंत पता चला कि सील की चट्टान के निचले हिस्से में एक छोटी सी दरार थी, जहां से तांत्रिक की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर पूरे जंगल को दूषित कर रही थी। यही वो कमजोर बिंदु था जहां से असुर तांत्रिक सील तोड़ने की कोशिश कर रहा था। गुफा के भीतर से एक धीमी, जहरीली फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे वो तांत्रिक उसके नए निष्क्रिय गुण की उपलब्धि पर हंस रहा हो। रोहन ने छड़ी को कसकर पकड़ा। उसे पता था कि सील को मजबूत करने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। गुफा के मुहाने पर सील की गई चट्टान के सामने रोहन का शरीर तनाव से भर गया था। तांत्रिक की फुसफुसाहट अब उसके कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसकी चेतना पर हमला कर रही थी। तुम एक साधारण मनुष्य हो। इस भूमि की सुरक्षा तुम्हारे बस की नहीं। इस शक्ति को छोड़ दो और अपने तुच्छ जीवन में वापस जाओ। रोहन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी चेतना कर्म सिद्धांत प्रणाली पर केंद्रित कर दी। उसने समझा कि ये केवल पत्थरों को जोड़ने का काम नहीं था, बल्कि प्राण, जीवन शक्ति की शुद्धता और बुराई की नकारात्मकता के बीच का युद्ध था। प्राण का समन्वय: रोहन ने अपनी अर्जित सभी प्राकृतिक शक्तियों को एक ही बिंदु पर केंद्रित किया। योग निद्रा: रात भर में संचित शांत और स्थिर प्राण की शक्ति। बरगद की फुसफुसाहट: प्राकृतिक ऊर्जा का निरंतर शुद्ध प्रवाह। पत्थर का गूढ़ रहस्य: चट्टान पर मौजूद उस पतली दरार का सटीक ज्ञान, जिसे बंद करने के लिए ऊर्जा को निर्देशित करना था। उसने नीलकंठ की छड़ी को दोनों हाथों में पकड़ा। छड़ी में तुरंत उसके सारे निष्क्रिय गुण एक बहती हुई नदी की तरह एकत्र होने लगे। रोहन के चारों ओर बुरी नजर का कवच एक सुनहरी ढाल की तरह चमक उठा। जैसे ही रोहन ने छड़ी को दरार पर निशाना बनाया, तांत्रिक की फुसफुसाहट अचानक एक जबरदस्त चीख में बदल गई। दरार से काली, जहरीली भाप तेजी से बाहर निकलने लगी, जो रोहन के कवच से टकराकर छिटक रही थी। मुहर का समापन: रोहन जानता था कि डरने का मतलब हार मानना है। उसने एक गहरी सांस ली और तीर्थ यात्रा की एकाग्रता का उपयोग करते हुए अपने मन को पूरी तरह शांत किया। मैं इस भूमि का संरक्षक हूं। शांति। जैसे ही उसने पूरी शक्ति से वो शब्द चिल्लाया, छड़ी से एक शुद्ध, तेज और हरे नीले रंग की ऊर्जा का विस्फोट हुआ। ये ऊर्जा हरी, वन विद्या, और नीली, जल की बुद्धिमत्ता, प्रणा का एक केंद्रित बीम थी, जिसे पत्थर के गूढ़ रहस्य के ज्ञान ने निर्देशित किया था। ऊर्जा का बीम दरार से टकराया। संघर्ष: दूषित काली भाप शुद्ध ऊर्जा के सामने मोम की तरह पिघल गई। संयोजन: चट्टान का वो कमजोर हिस्सा जहां दरार थी, तुरंत सफेद और चमकदार हो गया। रोहन ने महसूस किया कि पत्थर के भीतर की कोशिकाएं पत्थर का गूढ़ रहस्य के ज्ञान से शुद्ध प्रणा से भरकर फिर से जुड़ गई है। गुफा के भीतर से तांत्रिक की चीख धीमी होती गई और अंत में एक लंबी, हताश फुसफुसाहट में पूरी तरह शांत हो गई। हवा की ठंडक कम हो गई और जंगल का शांत माहौल वापस आ गया। रोहन ने छड़ी को नीचे किया। वो पूरी तरह थक चुका था, उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो विजयी था। अंतिम गुण: स्थिर चेतना का आधार। रोहन ने एक लंबी सांस ली। उसका शरीर बुरी तरह थका हुआ था, लेकिन एक गहरी शांति उसके मन में थी। तभी कर्म सिद्धांत प्रणाली ने एक अंतिम और सबसे बड़ा संकेत दिया। अत्यंत शुभ कर्म अर्जित। एक प्राचीन बुराई को विफल करने और भूमि की रक्षा करने के लिए। संचित कर्म बिंदु 1200। निष्क्रिय गुण 13 प्राप्त।
निष्क्रिय गुण 13, स्थिर चेतना का आधार। विवरण। आपके अस्तित्व का केंद्र इतना स्थिर हो जाता है कि कोई भी बाहरी भावनात्मक, मानसिक या जादुई झटका आपको विचलित नहीं कर सकता। ये सभी निष्क्रिय गुणों का आधार बनता है। प्रभाव। सभी नकारात्मक मानसिक प्रभावों, भ्रम और भय से पूर्ण स्वतंत्रता। सभी सक्रिय गुणों की दक्षता में +20% वृद्धि। इस गुण के सक्रिय होते ही रोहन के मन में एक नया आत्मविश्वास और स्पष्टता आ गई। वो जानता था कि अब वो केवल रोहन शर्मा नहीं रहा, बल्कि अद्भुत प्रतिभा का धारक बन गया था। वो मुस्कुराहट के साथ गुफा के मुहाने से बाहर निकला। देवगढ़ सुरक्षित था, लेकिन रोहन को पता था कि यह तांत्रिक का अंतिम हमला नहीं था। वो असुरकाल की कहानी में अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक मुख्य पात्र बन चुका था। गुफा की सील को मजबूत करने के बाद रोहन थकान से चूर हो चुका था, लेकिन स्थिर चेतना का आधार, फाउंडेशन ऑफ अनमूविंग कॉन्शियसनेस के कारण उसका मन पूरी तरह शांत और केंद्रित था। अब उसके सभी निष्क्रिय गुणों की दक्षता 20% बढ़ चुकी थी, जिससे वो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था। अद्भुत आभा। अगले दिन सुबह जब रोहन मामाजी के घर में बैठा था, तो उसने महसूस किया कि उसका बेफिक्र गाय का ऑरा ऑफ द अनबोदर्ड काउ अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। मामी जी एक टूटी हुई कुर्सी ठीक करने की कोशिश कर रही थी और जोर जोर से बड़बड़ा रही थी। जैसे ही रोहन उनके पास से गुजरा, मामी जी ने अचानक मुस्कुराते हुए कुर्सी को छोड़ दिया और कहा, अरे छोड़ो, इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा क्यों करना। रोहन को लगा कि अब उसका ऑरा आसपास के लोगों के छोटे मोटे तनाव को भी शांत कर रहा है। रोहन अभी भी यही सोच रहा था कि उसकी शक्ति का स्रोत क्या है। क्या यह तांबे का लोटा है या कुछ और? तभी उसके मन में एक तीव्र लेकिन शांत आवाज गूंजी। ये आवाज उसके कर्म सिद्धांत प्रणाली से नहीं आ रही थी, बल्कि उसके दिमाग के भीतर कहीं और से आ रही थी। बालक रोहन, तुम्हारी यात्रा देवगढ़ से शुरू हुई है, लेकिन इसका गंतव्य कहीं और है। यहां की सील सुरक्षित है, पर खतरा जड़ से खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें पश्चिम के घने जंगल में आना होगा, उस बरगद की जड़ के पास, जहां सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं। मैं गुरु त्रिकाल तुम्हें बुला रहा हूं। रोहन चौंक गया। ये पहला मौका था जब किसी बाहरी शक्ति ने सीधे उसके दिमाग से संपर्क किया था। निष्क्रिय गुण, तीर्थयात्रा की एकाग्रता और तीव्र अनुकूलन सक्रिय। रोहन ने तुरंत इस बुलावा देने वाले की आवाज की प्राणिक बनावट का विश्लेषण किया। आवाज शुद्ध थी, लेकिन बहुत पुरानी, जैसे सदियों पुराना ज्ञान बोल रहा हो। मामाजी का ज्ञान और रहस्यमय नक्शा। रोहन ने बिना देर किए मामाजी को ये सब बताया। मामाजी विनय काका का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, गुरु त्रिकाल, वो तो हमारे गांव की लोक कथाओं का हिस्सा है। कहा जाता है कि वो एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने असुर तांत्रिक को सील करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अगर वो तुम्हें बुला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कर्म सिद्धांत प्रणाली के स्रोत को जानते हैं। मामाजी ने तुरंत एक पुरानी, धूल भरी किताब निकाली। उसके अंदर एक फटा हुआ, हाथ से बना नक्शा था। ये नक्शा मेरे दादाजी ने बनाया था। ये पश्चिम के उस सूर्य चंद्र मिलन स्थान तक जाने का रास्ता दिखाता है, जिसे अब कालवन कहा जाता है। उस जंगल में नकारात्मक शक्तियों का बसेरा है। वहां जाना जानलेवा हो सकता है। रोहन ने नक्शे को उठाया। उसका वन विद्या का सहज ज्ञान, इंस्टिंक्टिव नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट लोर, तुरंत नक्शे के हर प्रतीक को समझने लगा। सफेद फूल, ये जीवनजड़ी है जो तत्काल आरोग्य लाभ देती है। टेढ़ी नदी, ये एक प्राण चक्र है जहां से प्राण ऊर्जा का बहाव तेज होता है। मामा जी, मैं जाऊंगा। गुरु त्रिकाल मेरी शक्तियों को समझते हैं और शायद वो मुझे बता सकते हैं कि मैं इस तांत्रिक को हमेशा के लिए कैसे रोक सकता हूं।
काल्वन की चुनौतियां, रोहन ने अपनी छड़ी, साधु का सिक्का और कुछ आलू पराठे, जिनकी गुणवत्ता अब अन्नपूर्णा के आशीर्वाद के कारण चरम पर थी, लेकर अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही रोहन काल्वन की सीमा पर पहुंचा, हवा का तापमान अचानक 10 सेल्सियस गिर गया। ये नकारात्मक प्राण ऊर्जा का सीधा हमला था। तभी उसके कर्म सिद्धांत प्रणाली में एक नया संकेत मिला, जिसने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। नया शत्रु वर्ग मिला, क्षुद्र तांत्रिक, असुर तांत्रिक के निम्न स्तरीय अनुयायी। ये गांव की ऊर्जा को दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहन के सामने 3 दुबले-पतले, काले कपड़े पहने लोग खड़े थे, जिनकी आंखें लाल थी। वे हाथ में अजीब सी गांठदार टहनियां पकड़े हुए थे। क्षुद्र तांत्रिकों ने एक साथ रोहन पर चिल्लाते हुए अपनी टहनियों से काली, पतली ऊर्जा की लकीरें फेंकना शुरू कर दिया। 14वां गुण, द्वंद्व का ज्ञान, ये एक सीधा, जानलेवा हमला था। रोहन ने तुरंत अपनी छड़ी को हवा में उठाया। उसका बुरी नजर का कवच, एम्युलेट ऑफ द इविल आई, तेजी से चमका और पहली 2 काली लकीरों को अवशोषित करके बेअसर कर दिया। लेकिन तीसरी लकीर उसके कंधे को छू गई। हल्की चोट और तेज दर्द के बावजूद रोहन का मन शांत रहा। धन्यवाद, स्थिर चेतना का आधार। उसके तीव्र अनुकूलन गुण ने तुरंत तांत्रिकों के हमले के पैटर्न को समझ लिया। निष्क्रिय गुण 14 प्राप्त। निष्क्रिय गुण 14, द्वंद्व का ज्ञान, विवरण। आप शारीरिक संघर्ष, युद्ध कला और आत्मरक्षा के मूल सिद्धांतों को सहजता से समझते हैं। आप तुरंत दुश्मन की कमजोरी और बचाव के सही कोण को भांप लेते हैं। प्रभाव, सभी प्रकार की युद्ध कलाओं को सीखने की गति +60%। आक्रमण की कमियों को खोजने की क्षमता। रोहन के दिमाग में अचानक एक फ्लैश आया। रक्षात्मक कोण, छड़ी का सही वार, उनके टहनी का कमजोर सिरा। रोहन ने अपनी बैलगाड़ी की ताल का उपयोग करके संतुलन बनाए रखा, दर्द को नजरअंदाज किया और बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी छड़ी को घुमाकर एक क्षुद्र तांत्रिक की टहनी पर सटीक वार किया। क्रैक! टहनी टूट गई और उसके हाथ से निकली काली ऊर्जा बेकाबू होकर वापस उसी पर हमलावर पर टकराई। तांत्रिक जोर से चीखा और जमीन पर गिरकर राख हो गया। बाकी दोनों तांत्रिक डर गए। रोहन ने अपनी छड़ी से एक और वायु प्रहार का निशाना साधा, लेकिन इस बार हवा के बजाय शुद्ध प्रणा से। तांत्रिकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवा की एक अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक दिया। रोहन का केंद्रित प्रणव विस्फोट उन दोनों पर एक साथ हुआ। धमाका! दोनों तांत्रिक भी काली राख में बदल गए। शुभ कर्म अर्जित शुद्धिकरण के लिए। संचित कर्म बिंदु 1,500। रोहन हाफ रहा था, लेकिन वो सुरक्षित था। उसने जल्दी से जीवनजड़ी की पहचान की और उसे अपने कंधे पर रगड़ लिया। दर्द तुरंत गायब हो गया। वन विद्या और तीव्र अनुकूलन ने उसे हर स्थिति में बचने का तरीका दिया था। रोहन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अब उसे पता था कि जंगल में उसका सामना केवल प्राकृतिक खतरों से नहीं, बल्कि असुर तांत्रिक के उन अंधेरे अनुयायियों से भी होगा, जो उसे गुरु त्रिकाल तक पहुंचने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वो एक यात्री नहीं, बल्कि एक कर्मी था, जिसके पास अद्भुत प्रतिभा थी। रोहन ने काल्वन के भीतर अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल पहले की अपेक्षा शांत था, लेकिन ये शांति नकारात्मक ऊर्जा की अस्थायी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक गहरी घात का संकेत थी। रोहन का वन विद्या का सहज ज्ञान उसे बता रहा था कि वो अब जंगल के सबसे प्राचीन और रहस्यमय हिस्से में है। वो मामाजी के नक्शे के अनुसार एक टेढ़ी नदी, जो प्राण चक्र थी, के किनारे किनारे चल रहा था। नदी का पानी अपने आप में ही शांत और ऊर्जावान था, जिससे रोहन को हल्की सी प्राण ऊर्जा की पूर्ति मिल रही थी। अज्ञात का रक्षक। अचानक नदी के पार
एक विशाल पत्थर की आकृति रोहन के सामने आई। ये आकृति एक क्रोधित शेर जैसी थी, जो सदियों से वहीं बैठी थी। ये वो जगह थी जहां मामाजी के नक्शे पर सीमा लिखा था। जैसे ही रोहन ने नदी पार करने की कोशिश की, उस पत्थर की आकृति में जान आ गई। आकृति ने एक गहरी, कर्कश आवाज में कहा, तुम बाहरी मनुष्य, तुम इस स्थान की पवित्रता को भंग नहीं कर सकते। गुरु त्रिकाल के पास केवल वही जा सकता है जिसके कर्म शुद्ध हों। ये कोई क्षुद्र तांत्रिक नहीं था, बल्कि एक प्राचीन रक्षक था, जिसकी शक्ति ऑरा और जादुई हमलों से परे थी। नया शत्रुवर्ग, प्राचीन रक्षक, भौतिक और आध्यात्मिक परीक्षा का प्रतीक। शक्ति, शुद्ध संकल्प। रक्षक ने अपना विशाल पत्थर का पंजा उठाया। रोहन जानता था कि अगर उसने वार किया तो उसका शरीर चकनाचूर हो जाएगा। उसके पास भागने का विकल्प नहीं था। रोहन ने अपनी छड़ी उठा ली, लेकिन द्वंद्व का ज्ञान ने फुसफुसाया, ये शक्ति का नहीं, चेतना का युद्ध है। 15वां गुण, कर्म सिद्धांत की अंतर्दृष्टि। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने स्थिर चेतना का आधार पर जोर दिया। उसने अपने पूरे 1500 कर्म बिंदुओं को देखा। उसने जोर से बोला, मैं यहां किसी को हानि पहुंचाने नहीं आया हूं। मैंने देवगढ़ को नकारात्मक शक्तियों से बचाया है। मेरे कर्म शुद्ध है। मेरे पास अद्भुत प्रतिभा है, क्योंकि मैं नेक नियत से कार्य करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे ये शक्ति क्यों मिली। रोहन के इन शब्दों के साथ ही उसके कर्म बिंदुओं में एक जबरदस्त उथल पुथल हुई। निष्क्रिय गुण 15 प्राप्त। निष्क्रिय गुण 15, कर्म सिद्धांत की अंतर्दृष्टि। विवरण: आप अपने और दूसरों के शुभ, पॉजिटिव और अशुभ कर्मों को एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में देखने और समझने की क्षमता प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं कि कौन सा कार्य किस परिणाम को जन्म देगा। प्रभाव: दूसरों के इरादों और कर्मों का 70% सटीक आकलन। सीधे हस्तक्षेप द्वारा छोटे अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों में बदलने की सीमित क्षमता। ये गुण सक्रिय होते ही रोहन ने रक्षक को एक पत्थर की आकृति के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे देखा जो वो वास्तव में था, एक शुद्ध कर्म का समूह जो केवल आदेशों का पालन कर रहा था। रोहन ने देखा कि रक्षक की कमर के चारों ओर एक काली, पतली लकीर थी। ये तांत्रिक का एक पुराना शाप था जो उसे बांध रहा था। तुम बंधे हुए हो। रोहन ने छड़ी से सीधे रक्षक की कमर पर निशाना लगाया। ये शाप है, रक्षक। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाता हूं। उसने अपनी छड़ी से एक शुद्ध वनप्राण की लहर भेजी। 15% बढ़ी हुई दक्षता के कारण यह शुद्धिकरण ऊर्जा पहले से कहीं अधिक प्रभावी थी। ऊर्जा ने काली लकीर को तोड़ दिया। रक्षक ने एक बार फिर दहाड़ा, लेकिन इस बार वो दर्द का नहीं, बल्कि मुक्ति का दहाड़ था। उसकी पत्थर की आंखें शांत हो गई। तुमने मुझे मुक्त किया, अद्भुत प्रतिभा के धारक। गुरु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रक्षक शांत होकर पत्थर की मूर्ति में बदल गया, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा शांत और उज्जवल लग रहा था। गुरु त्रिकाल और परम सत्य। रोहन आगे बढ़ा और अंततः एक खुले मैदान में पहुंचा। वो जगह अलौकिक थी। एक विशाल बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी थी, और उसके ठीक ऊपर सूर्य अस्त हो रहा था, जबकि चंद्रमा उदय हो रहा था। ये सूर्य चंद्र मिलन का स्थान था। पेड़ के नीचे एक गहरे ध्यान में लीन आकृति बैठी थी। उसकी जटाएं बरगद की जड़ों की तरह जमीन को छू रही थी। ये गुरु त्रिकाल थे। गुरु त्रिकाल ने आंखें नहीं खोली। उनकी आवाज वहीं से आई जहां पहले रोहन को सुनाई दी थी। स्वागत है, रोहन। मुंबई के ऑटो रिक्शा से देवगढ़ के जंगल तक की तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे पैरों की दूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों की गहराई है। रोहन ने सिर झुकाया। गुरुदेव,
मुझे कर्म सिद्धांत प्रणाली क्यों मिली? ये तांबे का लोटा मेरी शक्ति का स्रोत क्या है? गुरु त्रिकाल ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें आकाशगंगा के समान थी। लोटा केवल एक माध्यम है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत, रोहन, अद्भुत प्रतिभा है। ये कोई जादू नहीं है। ये उन शुभ कर्मों का संचित बल है जो तुमने अनजाने में किए। वो 400 रुपए का ऑटो विवाद, वो पुलिस वाले को पराठा खिलाना, वो बच्चे को बचाना। हर नेक काम तुम्हारे अस्तित्व में एक निष्क्रिय गुण के रूप में जमा होता गया। कर्म सिद्धांत प्रणाली वो प्राचीन तकनीक है जिसे ऋषियों ने बनाया था ताकि नेक नियत से कार्य करने वाले लोग ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग कर सकें। तुम इस प्रणाली के पहले सफल वाहक हो जिसने आधुनिक युग में इसे सक्रिय किया है। गुरु ने अपने हाथ से संकेत किया। रोहन के सामने हवा में तांबे के लोटे की एक बड़ी चमकती हुई छवि बनी। इस प्रणाली का आधार उस लोटे में छिपा है जिसे एक महान संत ने तुम्हें दिया था। ये लोटा अक्षय कर्म कलश का एक टुकड़ा है। ये तुम्हारे कर्मों को केवल संचित नहीं करता, बल्कि उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बदलकर तुम्हें निष्क्रिय गुण प्रदान करता है। गुरु की अंतिम आज्ञा। गुरु त्रिकाल ने रोहन को ध्यान से देखा। असुर तांत्रिक की नकारात्मक शक्ति अब भी कहीं है। वो तुम्हारे अक्षय कर्म कलश को दूषित करके अपनी शक्ति को स्थायी बनाना चाहता है। रोहन, तुम्हें इस कालवन के केंद्र में जाना होगा। वहां एक प्राचीन कर्म वेदी है। तुम्हें उस वेदी पर जाकर अपने अंतिम गुण को सक्रिय करना होगा, जिसके बाद तुम्हारी प्रतिभा पूरी होगी। तुम्हारी शक्ति पूर्ण होने के बाद ही तुम तांत्रिक को हमेशा के लिए हरा सकते हो। गुरु त्रिकाल की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। जाओ, अद्भुत प्रतिभा के वाहक। तुम्हारी अगली यात्रा तुम्हारी नियति का निर्धारण करेगी। डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारा कवच है। गुरु के गायब होने के साथ रोहन ने कालवन के सबसे अंधेरे और अज्ञात केंद्र की ओर देखा। उसे अब पता था कि उसका मिशन कितना बड़ा है। गुरु त्रिकाल के गायब होने के बाद रोहन अकेला, लेकिन पहले से कहीं अधिक केंद्रित था। उसका स्थिर चेतना का आधार उसे डगमगाने नहीं दे रहा था, और 1200 संचित कर्म बिंदु उसके अंदर एक शांत शक्ति की तरह धड़क रहे थे। रोहन ने अपने कर्म सिद्धांत की अंतर्दृष्टि गुण का उपयोग किया। उसने देखा कि कालवन का केंद्र एक तीव्र नकारात्मक ऊर्जा के काले भंवर से घिरा हुआ था। ये असुर तांत्रिक की सक्रिय उपस्थिति थी, जो उसकी वेदी पर पहुंचने से पहले ही रोहन को रोकने की कोशिश करेगा। भटकाव का भ्रम। जैसे ही रोहन जंगल के और अंदर गया, उसने देखा कि रास्ता बार बार बदल रहा है। पेड़ अपनी जगह से हिल रहे थे और नक्शे पर बनाई गई निशानियां गायब हो रही थी। ये तांत्रिक द्वारा पैदा किया गया एक मानसिक भ्रमजाल था। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली और छड़ी जमीन पर टिका दी। तीर्थ यात्रा की एकाग्रता। मन को पूरी तरह शांत किया। पत्थर का गूढ़ रहस्य। जमीन के भीतर की स्थिर चट्टानों और खनिजों की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। बैलगाड़ी की ताल। अपने शरीर के केंद्र को एक स्थिर संदर्भ बिंदु बनाए रखा। रोहन को तुरंत एहसास हुआ कि भ्रम केवल दृष्टि और श्रवण पर हमला कर रहा था। जमीन के नीचे की संरचना स्थिर थी। वो अपनी आंखों से नहीं, बल्कि जमीन के कंपन और अपने आंतरिक संतुलन से रास्ता तय करने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और आत्मविश्वास के साथ एक दिशा में चल पड़ा जहां भ्रम सबसे कमजोर था। कर्म सिद्धांत प्रणाली की अधिसूचना। भ्रमजाल निष्प्रभावी। अंतिम चुनौती। 3 प्रहरी। रोहन जल्दी ही एक छोटे खुले मैदान में पहुंचा। उसके केंद्र में कर्मवेदी थी। काले पत्थर की एक प्राचीन वेदी, जिसके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा की काली लपटें उठ रही थी। वेदी की रक्षा करते हुए 3 भयानक आकृतियां खड़ी थी। वे क्षुद्र तांत्रिकों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी।
ये तांत्रिक के 3 उच्च स्तरीय अनुचर थे जिन्होंने अपनी आत्माओं को बुराई के प्रति बेच दिया था। पहला अनुचर आग की शक्ति वाला ज्वाला अनुचर। दूसरा अनुचर जहरीली हवा की शक्ति वाला विष अनुचर। तीसरा अनुचर शारीरिक बल और दुर्भावनापूर्ण जादू वाला शक्ति अनुचर। तीनों ने एक साथ हमला किया। ज्वाला अनुचर ने आग का एक गोला रोहन पर फेंका, जबकि विष अनुचर ने जहरीली गैस का एक बादल उसके ऊपर छोड़ दिया। रोहन ने अपनी छड़ी घुमाई। ज्वाला का सामना। रोहन ने आग के गोले पर जल की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर एक तेज वायु प्रहार किया। पानी और हवा के तालमेल से आग का गोला तुरंत ठंडी गीली भाप में बदल गया। विष का सामना। जहरीली गैस के बादल के लिए रोहन ने अपने वन विद्या का सहज ज्ञान का उपयोग किया। उसने जंगल के शुद्ध प्राण को खींचकर अपने फेफड़ों के चारों ओर एक सूक्ष्म प्राण फिल्टर बनाया। गैस उस कवच को भेद नहीं पाई और रोहन सुरक्षित रहा। 16वां गुण कर्मवेदी का पूर्ण ज्ञान। तीनों अनुचर रोहन की इस त्वरित प्रतिक्रिया से स्तब्ध रह गए। शक्ति अनुचर ने एक शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा का वार सीधे रोहन पर किया। रोहन जानता था कि अब उसे और तेजी से काम करना होगा। वेदी पर पहुंचने के लिए उसे इस वार को सहना पड़ा। बुरी नजर का कवच चरम सीमा पर चमक उठा। वार की तीव्रता 30% कम हो गई, लेकिन रोहन को एक जबरदस्त झटका लगा। वो लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। स्थिर चेतना का आधार सक्रिय। उसने अंतिम बार वेदी की ओर देखा। वेदी की ऊर्जा उसके तीव्र अनुकूलन और कर्म सिद्धांत की अंतर्दृष्टि के साथ तालमेल बिठाने लगी। अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म अर्जित। 3 अनुचरों के हमले को झेलते हुए वेदी तक पहुंचने के लिए संचित कर्म बिंदु 2000। निष्क्रिय गुण 16 प्राप्त। निष्क्रिय गुण 16 कर्मवेदी का पूर्ण ज्ञान विवरण। ये अंतिम गुण अक्षय कर्म कलश के साथ आपका पूर्ण संयोजन है। आप अब निष्क्रिय गुणों को केवल प्राप्त नहीं करते, बल्कि अपनी इच्छा से सक्रिय गुणों में बदल सकते हैं। प्रभाव। संचित कर्म बिंदुओं का उपयोग करके निष्क्रिय गुणों को सक्रिय क्षमताओं में बदलने की शक्ति। प्राण ऊर्जा के उत्पादन में 50% स्थायी वृद्धि। रोहन ने महसूस किया कि उसकी पूरी अद्भुत प्रतिभा अब एक हथियार बन चुकी थी। उसके दिमाग में एक नया मेन्यू खुला। सक्रिय क्षमता 1। अन्नपूर्णा का प्रहार। कर्म बिंदु खर्च करके दुश्मन को तीव्र शांति या अस्थायी मोह की स्थिति में डालना। सक्रिय क्षमता 2। चेतना का अवरोध कर्म बिंदु खर्च करके किसी भी नकारात्मक जादुई हमले को पूरी तरह से निष्क्रिय करना। रोहन वेदी के सामने खड़ा हो गया। 3 अनुचर उसकी तरफ लपके। रोहन ने आत्मविश्वास से छड़ी उठाई। बहुत हुआ, अब मैं सिर्फ निष्क्रिय नहीं रहूंगा। उसने अपनी पूरी ऊर्जा और 500 कर्म बिंदु खर्च किए और पहली बार एक सक्रिय क्षमता का उपयोग किया। चेतना का अवरोध। वेदी के काले पत्थरों से एक तेज शुद्ध पीली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। ये ऊर्जा स्थिर चेतना से उत्पन्न हुई थी और ये सीधे तीनों अनुचरों के सिरों से टकराई। वे जोर से चीखे। ये ऊर्जा उनके नकारात्मक मानसिक आधार पर सीधा वार था। तीनों अनुचर एक पल के लिए पूरी तरह से स्थिर या कहें निष्क्रिय हो गए। रोहन ने इस पल का फायदा उठाया और छड़ी को वेदी के केंद्र में जोर से गाड़ दिया। ब्रह्मांडीय गूंज। रोहन की ऊर्जा और वेदी की ऊर्जा के मिलन से एक शक्तिशाली सफेद रोशनी फैली। कर्मवेदी शुद्ध हो गई और रोहन ने महसूस किया कि अब वो अक्षय कर्म कलश का पूर्ण वाहक बन चुका है। उसका अद्भुत प्रतिभा का सफर पूरा हो गया था। जैसे ही रोहन की छड़ी कर्मवेदी के केंद्र में गड़ी और पीली ऊर्जा का विस्फोट हुआ, तीनों अनुचरों पर लगाया गया चेतना का अवरोध टूट गया। वे होश में आए, लेकिन वेदी की शुद्ध ऊर्जा ने उन्हें कमजोर कर दिया था।
इससे पहले कि वे दोबारा हमला करते, एक भयानक, जोरदार हंसी जंगल में गूंज उठी। तुमने मेरी छोटी सी कठपुतलियों को हरा दिया, मुंबई के बालक, पर तुम मेरी शक्ति के स्रोत को कभी नहीं छू सकते। तुम केवल मेरे खेल का एक मोहरा थे। कर्मवेदी के ठीक पीछे असुर तांत्रिक प्रकट हुआ। वो हवा में तैर रहा था। उसका शरीर धुएं और काली, जहरीली ऊर्जा से बना था। उसकी आंखें लाल थी और उसके होठों पर घृणा भरी मुस्कान थी। सक्रिय शक्ति का परीक्षण तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति से वेदी पर हमला किया। एक शक्तिशाली, केंद्रित नकारात्मक प्राण का विस्फोट। उसका लक्ष्य था रोहन को कुचलना और वेदी को दूषित करना। रोहन शांत रहा। उसके पास अब केवल निष्क्रिय गुण नहीं थे, बल्कि वे सक्रिय क्षमताओं में बदल गए थे। अन्नपूर्णा का प्रहार। रोहन ने जोर से चिल्लाया और टेक्स्ट 300 कर्म बिंदु खर्च किए। उसने अपनी छड़ी घुमाई, लेकिन इस बार हवा या पानी की ऊर्जा नहीं निकली। इसके बजाय छड़ी से अन्नपूर्णा के आशीर्वाद की शक्ति निकली। एक सुनहरी, शांत और दिव्य ऊर्जा की लहर। ये लहर सीधे तांत्रिक की नकारात्मक ऊर्जा से टकराई। ये कोई हमला नहीं था, ये शुद्ध शांति का विस्फोट था। नकारात्मक ऊर्जा और शांति की दिव्य ऊर्जा के टकराते ही तांत्रिक का विस्फोट धीमा पड़ गया। तांत्रिक का शरीर लड़खड़ाया और उसकी आंखों में लालच और नफरत की जगह एक पल के लिए अस्थायी शांति का भाव आ गया। ये क्या है? ये शांति नहीं, तांत्रिक हकलाया। रोहन जानता था कि ये मोह केवल कुछ सेकंड का था। अंतिम अनुचरों का समर्पण। तीनों अनुचर अभी भी हताश होकर रोहन की ओर लपक रहे थे। रोहन ने अपनी कर्म सिद्धांत की अंतर्दृष्टि, इनसाइट ऑफ द कर्मा सिद्धांत, का उपयोग किया। उसने देखा कि तीनों के भीतर एक बहुत ही छोटी, दबी हुई शुभ कर्म की लौ अभी भी जल रही थी। रोहन ने बिना छड़ी उठाए, केवल अपनी इच्छा शक्ति से 200 कर्म बिंदु खर्च किए। कर्म का हस्तांतरण। रोहन ने अपनी टेक्स्ट 200 कर्म बिंदु की ऊर्जा सीधे तीनों अनुचरों की उन दबी हुई लपटों में भेज दी। तांत्रिक के नियंत्रण से मुक्त अनुचरों के चेहरे पर भ्रम और वेदना का भाव आया और वे जमीन पर गिर गए। वे मृत नहीं थे, लेकिन उनका बुराई से नाता टूट चुका था। तांत्रिक का अंतिम प्रहार। तांत्रिक को एहसास हो गया था कि रोहन एक सामान्य शत्रु नहीं है। उसका निष्क्रिय होना ही अब उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया था। ताजा क्रोध से पागल होकर तांत्रिक ने अपने शरीर की पूरी काली ऊर्जा को एक अशुभ, काला लोटा जैसा आकार दिया और रोहन की ओर फेंक दिया। ये उसकी आत्मा की बची हुई शक्ति थी, जिसका उद्देश्य अक्षय कर्म कलश को हमेशा के लिए दूषित करना था। रोहन जानता था कि अगर ये लोटा उसके शरीर से टकराया तो उसकी पूरी प्रणाली उलट जाएगी और वो खुद तांत्रिक का नया पात्र बन जाएगा। रोहन की पूर्ण प्रतिभा। रोहन ने अपनी आंखें बंद की और अपने स्थिर चेतना का आधार, फाउंडेशन ऑफ अनमूविंग कॉन्शियसनेस, से 16 निष्क्रिय गुणों को एक साथ सक्रिय किया। रोहन ने एक अंतिम, सबसे शक्तिशाली सक्रिय क्षमता को अनलॉक किया, समग्र कर्म कवच। उसने बचे हुए टेक्स्ट 1000 कर्म बिंदुओं का उपयोग किया। उसके शरीर के चारों ओर एक विशाल, चमकीला सुनहरी आभा फैल गई। ये कोई बुरी नजर का कवच नहीं था, बल्कि रोहन के अब तक के सभी शुभ कर्मों का ठोस रूप था। काला लोटा उस सुनहरे कवच से टकराया। भीषण टक्कर। वो लोटा रोहन के शुभ कर्म कवच को भेद नहीं सका, बल्कि उससे टकराकर पलटा। लोटा पलट गया। काली ऊर्जा का वह लोटा, जो रोहन के विनाश के लिए था, पलटकर सीधे असुर तांत्रिक के शरीर से टकराया, जिसने उसे बनाया था। विनाश। तांत्रिक ने एक अंतिम, भयानक चीख निकाली। वो काला धुआं, जो उसका शरीर था, कवच के शुभ कर्मों से शुद्ध होने लगा। मिनटों के भीतर
असुर तांत्रिक की पूरी शक्ति, उसकी पूरी नकारात्मकता शुद्ध होकर सफेद भाप में बदल गई और आसमान की ओर उड़ गई। वो भाप आसमान छूकर रोहन के ऊपर वर्षा बनकर गिरी। ये वर्षा केवल पानी की नहीं थी, बल्कि शुद्ध मुक्त हुई प्राण ऊर्जा की थी। नई शुरुआत। रोहन थका हुआ लेकिन विजयी खड़ा रहा। तांत्रिक जा चुका था, कालवन का भंवर शांत हो गया था और कर्मवेदी अब शुद्ध शुभ कर्मों से दमक रही थी। तीनों अनुचर मुक्त होकर अपनी आंखों में पश्चाताप लिए जमीन पर लेटे थे। रोहन ने छड़ी उठाई और अपनी कर्म सिद्धांत प्रणाली की ओर देखा। संचित कर्म बिंदु शून्य, सभी खर्च हुए, प्रणाली स्थिति पूर्ण। रोहन ने मुस्कुरा दिया। उसका अद्भुत प्रतिभा का सफर पूरा हो गया था। अब वो मुंबई का एक साधारण आदमी नहीं था, वो अक्षय कर्म कलश का वाहक था, जो देवगढ़ का नया संरक्षक था। उसने मुड़कर बाहर जाने वाले रास्ते की ओर देखा। मामा जी और गांव वाले उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कालवन से बाहर आकर रोहन ने मामा जी और मामी जी को पूरी कहानी बताई। वे रोहन की शक्ति और बलिदान से अभिभूत थे। गांव के लोगों ने, जिन्हें तीनों अनुचरों के मुक्त होने की बात पता चली, रोहन को केवल हीरो नहीं, बल्कि एक संरक्षक देवता की तरह देखा। रोहन ने कुछ दिन देवगढ़ में बिताए। अपनी कर्मवेदी का पूर्ण ज्ञान का उपयोग करके गांव की प्राण ऊर्जा को स्थिर करने में मदद की। उसकी कर्म सिद्धांत प्रणाली अब निष्क्रिय और सक्रिय क्षमताओं के एक शक्तिशाली मिश्रण के रूप में उसकी चेतना में समा चुकी थी। अब उसे कर्म बिंदु संचित करने की चिंता नहीं थी। उसका हर नेक कार्य अपने आप ही उसकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता था। दादर की नई दृष्टि। एक हफ्ते बाद रोहन मुंबई लौट आया। दादर स्टेशन पर उतरते ही मुंबई की वही भागम भाग, भीड़ और शोर उसके सामने था। लेकिन अब यह दृश्य उसके लिए अलग था। अब उसे बेफिक्र गाय का औरा के कारण भीड़ से घबराहट नहीं हुई, बल्कि वो लोगों के चेहरे पर उनके शुभ और अशुभ कर्मों की पतली लकीरों को कर्म सिद्धांत की अंतर्दृष्टि से साफ देख सकता था। उसे दिखा एक वृद्ध महिला जो किसी भिखारी को चुपके से पैसे दे रही थी, के चारों ओर चमकीला हरा शुभ कर्म का वलय। एक व्यक्ति जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की कोशिश कर रहा था, के ऊपर हल्का काला अशुभ कर्म का धब्बा। रोहन अब मुंबई को माया नगरी नहीं, बल्कि कर्म भूमि की तरह देख रहा था। ट्रैफिक का जादू और बॉस की शांति। रोहन अपने प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचा। उसके बॉस मिस्टर ठक्कर हमेशा की तरह एक जरूरी कागजात पर गलती होने के कारण भयंकर गुस्से में थे। मिस्टर ठक्कर चिल्लाए, रोहन, तुम एक हफ्ते कहा थे, तुम्हें पता है कितना काम पेंडिंग है तुम्हारी लापरवाही के कारण। इससे पहले कि बॉस का गुस्सा बेकाबू होता, रोहन ने सहजता से अपने अन्नपूर्णा के आशीर्वाद गुण का प्रयोग किया। उसने अपने झोले से निकाला आलू पराठा, जो अब भी दिव्य स्वाद वाला था, और एक छोटा टुकड़ा बॉस की डेस्क पर रख दिया। सर, मैं एक बहुत जरूरी पारिवारिक काम से देवगढ़ गया था। मैं जानता हूं आप थके होंगे। बस ये खाकर देखिए, फिर बात करते हैं। बॉस ठक्कर ने अन्य ढंग से वो पराठा उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे खाया, रोहन ने देखा कि उनके माथे पर बना गुस्से का तनाव एक पल में शांति में बदल गया। ये अन्नपूर्णा के आशीर्वाद की बढ़ी हुई दक्षता थी। आह, रोहन, ठक्कर ने गहरी सांस ली। पता नहीं क्यों, पर यह पराठा खाकर मेरा सारा गुस्सा शांत हो गया। ठीक है, पारिवारिक काम जरूरी होता है, बस अब काम पर लग जाओ। रोहन मुस्कुराया। वो जानता था कि अब उसे शारीरिक बल या जादू की जरूरत नहीं थी। उसके निष्क्रिय गुण ही उसके जीवन के सबसे शक्तिशाली सक्रिय उपकरण थे। भविष्य की चुनौती। रोहन अब मुंबई में रहता था, लेकिन उसका काम अब सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस तक सीमित नहीं था। वो बाजार का मोलभाव
का उपयोग करके गरीबों को सही दाम दिलवाता था। पत्थर का गूढ़ रहस्य का उपयोग करके पुरानी इमारतों की दरारें पहचानकर लोगों को सचेत करता था। वह रात को सोते समय योग निद्रा से अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाता था, ताकि अगले दिन वो चेतना का अवरोध और समग्र कर्म कवच जैसी क्षमताओं के लिए तैयार रहे। एक शाम रोहन को अपने कर्म सिद्धांत प्रणाली में एक अंतिम गंभीर चेतावनी मिली। नकारात्मक शक्ति की उपस्थिति बढ़ी हुई। स्थान मुंबई की घनी आबादी वाला क्षेत्र। असुर तांत्रिक के अवशेष शहर के लोभ और तनाव से ऊर्जा खींचकर नए रूप में उभर रहे हैं। नया मिशन, आधुनिक युग का धर्मयुद्ध। रोहन ने अपनी खिड़की से शहर की जगमगाती रोशनी को देखा। उसने महसूस किया कि अद्भुत प्रतिभा का उसका सफर देवगढ़ में खत्म नहीं हुआ था। ये तो बस एक प्रशिक्षण था। उसने अपने तांबे के लोटे को छुआ और मुस्कुराया। वो अब अदृश्य शक्ति का वाहक था, जो मुंबई की भीड़ में एक साधारण आदमी की तरह चलता था, लेकिन हर पल अपने शुभ कर्मों से इस शहर की रक्षा कर रहा था। रोहन शर्मा, दफ्तर का कर्मचारी, पड़ोसी और अद्भुत प्रतिभा का धारक, अपनी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। रोहन शर्मा ने प्रिंटिंग प्रेस में अपनी नौकरी फिर से शुरू कर दी थी, लेकिन अब उसका काम केवल कागज छापना नहीं था। उसकी आंखें कर्म सिद्धांत की अंतर्दृष्टि से शहर के हर कोने में व्याप्त नकारात्मकता को भांप रही थी। उसे अपनी प्रणाली से मिली चेतावनी याद थी। असुर तांत्रिक के अवशेष शहर के लोभ और तनाव से ऊर्जा खींचकर नए रूप में उभर रहे हैं। रोहन को जल्द ही समझ आ गया कि तांत्रिक की नई शक्ति भौतिक नहीं थी, वो डिजिटल और मानसिक थी। अंधेरे का नेटवर्क। एक दिन रोहन ने देखा कि उसका एक युवा सहकर्मी गौरव, जो हमेशा खुशमिजाज रहता था, अब चुपचाप और उदास रहने लगा था। गौरव पिछले कुछ दिनों से एक क्रिप्टो करेंसी स्कीम में भारी नुकसान के कारण गंभीर तनाव में था। रोहन ने जब गौरव के पास से गुजरा तो उसकी कर्म सिद्धांत की अंतर्दृष्टि ने एक स्पष्ट संकेत दिया। गौरव के चारों ओर एक काली पतली जाली जैसा कुछ चिपका हुआ था। ये सीधे उसके लोभ और डर से ऊर्जा खींच रहा था। रोहन ने तुरंत महसूस किया कि ये वही तांत्रिक अवशेष था जो मुंबई के लोभ और बेकरारी से शक्ति खींच रहा था। ये एक साइबर छाया, साइबर शैडो थी, जो वित्तीय और सामाजिक तनाव के नेटवर्क में फल फूल रही थी। निष्क्रिय गुणों का समन्वय। रोहन जानता था कि वो सीधे तांत्रिक की तरह हमला नहीं कर सकता था। उसे इस छाया को जड़ से खत्म करना था। उसने अपनी सभी निष्क्रिय शक्तियों का समन्वय करना शुरू किया। तीर्थ यात्रा की एकाग्रता, मन को केंद्रित किया और गौरव के कर्मिक संकेत को साफ साफ समझा। स्थिर चेतना का आधार, ये सुनिश्चित किया कि गौरव का तनाव उसे प्रभावित न करे। कर्म सिद्धांत की अंतर्दृष्टि। उसने देखा कि गौरव का सबसे बड़ा अशुभ कर्म स्वसंदेह था, जिसके कारण वो लोभ के जाल में फंस गया था। रोहन ने गौरव को अपने साथ टिफिन ब्रेक में चलने के लिए कहा। गौरव, सब ठीक है? तुम आजकल बहुत तनाव में लगते हो, रोहन ने शांत आवाज में पूछा। गौरव ने हताश होकर अपनी कहानी बताई। एक दोस्त के कहने पर एक टिप्स ग्रुप में निवेश किया, भारी नुकसान हुआ और अब वो कर्ज में डूब गया था। भाई, मैंने जिंदगी की सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। रोहन ने अपना आलू पराठा, दिव्य स्वाद, निकाला और गौरव को दिया। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये अन्नपूर्णा का आशीर्वाद की शुद्ध शांति का हस्तांतरण था। बाजार का सत्य का सक्रियण। जैसे ही गौरव ने पराठा खाया, उसके दिमाग का तनाव कम हुआ। रोहन ने तुरंत अपनी बाजार का मोलभाव शक्ति को एक सक्रिय क्षमता में बदला, लेकिन इस बार किसी वस्तु पर मोलभाव के लिए नहीं, बल्कि सत्य को सामने लाने के लिए।
सक्रिय क्षमता, बाजार का सत्य। रोहन ने टेक्स्ट 200 कर्म बिंदु खर्च किए। रोहन की आवाज में एक अप्रतिरोध्य तार्किक बल आ गया। गौरव, तुम जिस टिप्स ग्रुप की बात कर रहे हो, वो कोई निवेश नहीं है, वो एक अशुभ जाल है। तुम्हारी जमा पूंजी चली गई। ये तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं, बल्कि तुम्हारी सीखने की कीमत है। असली घाटा तब होगा जब तुम इस असफलता को अपनी पहचान बना लोगे। तुम्हारी असली कमाई तुम्हारा हुनर है, ये पैसे की लालच वाली छाया नहीं। रोहन के शब्द सीधे गौरव के स्वसंदेह नामक अशुभ कर्म पर लगे। गौरव की आंखें खुली रह गई। रोहन भाई, आप सही कह रहे हैं। मेरा दोस्त, उसने झूठ बोला। इस लोभ ने मुझे अंधा कर दिया था। जैसे ही गौरव ने सत्य को स्वीकार किया, रोहन की कर्म सिद्धांत की अंतर्दृष्टि ने देखा कि गौरव के चारों ओर लिपटी हुई काली साइबर छाया तेजी से सिकुड़ गई। ये छाया लोभ और संदेह की ऊर्जा से वंचित होकर कमजोर पड़ गई। रोहन ने तुरंत अपनी छड़ी निकाली और उस सिकुड़ती हुई छाया पर वनप्राण का अंतिम केंद्रित विस्फोट किया। फस, छाया हमेशा के लिए लुप्त हो गई। मुंबई का नया युद्ध क्षेत्र, शुभ कर्म अर्जित। एक व्यक्ति को वित्तीय जाल और मानसिक अंधकार से बचाने के लिए रोहन को पता चला कि तांत्रिक की नई सेना भौतिक नहीं थी, बल्कि आधुनिक तनाव और लोभ के रूप में थी, जो हर अशुभ कर्म पर पल रही थी। रोहन ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी को अपने झोले में रखा। उसका युद्ध क्षेत्र अब मुंबई के घने जंगल थे, शेयर बाजार, सोशल मीडिया और हर वो जगह जहां मानसिक तनाव और अशुभ इरादे प्रबल थे। रोहन जानता था कि उसे अब अदृश्य रहकर अपने निष्क्रिय गुणों को सक्रिय क्षमता में बदलकर शहर की रक्षा करनी होगी। रोहन शर्मा ने अपनी नई चुनौती को पहचान लिया था। असुर तांत्रिक के अवशेष अब सामूहिक तनाव और अशुभ इरादों से ऊर्जा खींच रहे थे, जो विशेष रूप से सोशल मीडिया पर फैल रहे थे। ये थे नफरत भरे संदेश और झूठी अफवाहें। एक शाम रोहन ने देखा कि मुंबई में दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर एक तेजी से वायरल हो रहे वीडियो के कारण गलतफहमियां और नफरत फैल रही थी। ये वीडियो न केवल लोगों को उकसा रहा था, बल्कि कर्म सिद्धांत की अंतर्दृष्टि से रोहन को साफ दिख रहा था कि इस वीडियो के हर शेयर के साथ अशुभ कर्म की एक पतली काली रेखा जुड़ रही थी, जो सामूहिक चेतना को दूषित कर रही थी। ये सीधे उसकी स्थिर चेतना का आधार पर हमला था। भ्रम के स्रोत का पता लगाना। रोहन ने अपनी रात की योग निद्रा को एक गहन जांच पड़ताल में बदल दिया। तीव्र अनुकूलन और तीर्थ यात्रा की एकाग्रता का समन्वय करके उसने शहर की डिजिटल तरंगों को स्कैन करना शुरू किया। उसका मन एक शक्तिशाली एंटीना की तरह काम कर रहा था। रोहन ने आंखें बंद की। उसके मन में सूचना के अथाह समुद्र में शुभ, सफेद और अशुभ, काला कर्मों के ऊर्जा पैटर्न साफ दिखने लगे। रोहन ने पता लगाया कि वो वीडियो एक सिंगल उच्च शक्ति वाले अशुभ स्रोत से बार बार पोस्ट किया जा रहा था, जो शहर के एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में था, जहां लोभ और ईर्ष्या का कर्म हमेशा उच्च होता था। ये तांत्रिक के एक उच्च स्तरीय मानसिक अनुचर का काम था। युद्ध क्षेत्र, साइबर कैफे। अगले दिन रोहन प्रिंटिंग प्रेस से छुट्टी लेकर सीधे उस क्षेत्र में पहुंचा। रोहन को कर्म सिद्धांत की अंतर्दृष्टि से पता चला कि स्रोत एक पुराने अंधेरे साइबर कैफे के भीतर था। कैफे में एक व्यक्ति, जिसका नाम दिनेश था, कई कंप्यूटरों पर एक साथ काम कर रहा था। दिनेश के चारों ओर अशुभ कर्म का एक घना काला चक्र घूम रहा था, जो हर नफरत भरे पोस्ट के साथ तेजी से बड़ा हो रहा था। रोहन ने तुरंत अपनी छड़ी को पीठ के पीछे कसकर पकड़ा और अपनी निष्क्रिय शक्तियों को सक्रिय किया। सक्रिय क्षमता, सत्य की ध्वनि। रोहन जानता था कि दिनेश को हराने के लिए
उसे उसके कर्म के मूल को भंग करना होगा, जो अंधेरे और झूठ पर आधारित था। रोहन ने एक लंबी, गहरी सांस ली और अपनी बैलगाड़ी की ताल का उपयोग करते हुए दिनेश के पास गया। उसकी आवाज में बाजार का मोलभाव की अविश्वसनीय तार्किकता और अस्थिर चेतना की शुद्धता थी। सक्रिय क्षमता, सत्य की ध्वनि। रोहन ने टेक्स्ट 350 कर्म बिंदु खर्च किए। रोहन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में दिनेश से कहा, तुम जो कर रहे हो दिनेश, वो तुम्हारी पहचान नहीं है। ये झूठ है। तुम किसी और के अशुभ कर्म को अपना वाहक बना रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि एक छोटे से झूठ से शुरू होकर ये सामूहिक विनाश की ओर जा सकता है? तुम सत्य को जानते हो। ये भ्रम तोड़ो। रोहन के शब्द सीधे दिनेश के मन पर टकराए। दिनेश ने एक भयानक चीख मारी। ये उसकी नहीं, बल्कि उस मानसिक अनुचर की चीख थी जिसने दिनेश के कर्म पर कब्जा कर रखा था। दिनेश की उंगलियां कीबोर्ड पर स्थिर हो गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर और पछतावा दिखा। बुराई का निष्कासन। जैसे ही दिनेश के भीतर पछतावा और सत्य का भाव जागा, दिनेश के चारों ओर का काला चक्र फटा। एक भयानक, अस्थिर मानसिक छाया दिनेश के शरीर से बाहर निकली। ये छाया रोहन की ओर लपकी। रोहन ने तुरंत समग्र कर्म कवच को सक्रिय किया, लेकिन केवल एक छोटे, केंद्रित रूप में। रोहन ने अपनी छड़ी से वन विद्या का सहज ज्ञान से खींचे गए शुद्ध प्राण की शक्ति को मिलाया। उसने बुरी नजर का कवच को चरम सीमा पर सक्रिय किया। जैसे ही मानसिक छाया रोहन के पास पहुंची, रोहन ने एक अंतिम, शक्तिशाली वायु प्रहार किया। ये प्राण से शुद्ध किया गया मानसिक वार था। विस्फोट। मानसिक अनुचर की छाया रोहन के शुद्ध प्राण के सामने टिक न सकी और हवा में लुप्त हो गई, केवल थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा की गंध छोड़कर। दिनेश जमीन पर गिर गया, भ्रम और पीड़ा से मुक्त। वो अब एक साधारण, थका हुआ व्यक्ति था। कर्म सिद्धांत का विस्तार, शुभ कर्म अर्जित। सामूहिक नफरत और भ्रम को रोकने के लिए संचित कर्म बिंदु 1600। रोहन ने तुरंत वहां के कंप्यूटरों को बंद कर दिया और साइबर कैफे से बाहर आ गया। शहर में अफवाहों का जाल टूट चुका था। रोहन ने महसूस किया कि उसकी अद्भुत प्रतिभा अब केवल जीवन या मृत्यु के युद्धों के लिए नहीं थी, बल्कि आधुनिक चेतना के अदृश्य युद्धों के लिए भी थी। वो अब मुंबई का अदृश्य संरक्षक था, जो हर रोज लोभ, ईर्ष्या और झूठ जैसी मानसिक बुराइयों से लड़ रहा था। रोहन ने मुस्कुराते हुए दादर की ओर चलना शुरू किया। उसके पास अब अपनी मां के पराठे, छड़ी और टेक्स्ट 1600 कर्म बिंदु थे। आधुनिक दुनिया में सत्य और शुभ कर्म को स्थापित करने के लिए पर्याप्त।